तो आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो विलेयता ही रहेगा। इसके अंदर अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं? इसके अंदर हम पढ़ चुके हैं हेनरी का नियम हो गया और इसके अनुप्रयोग होंगे। ठीक है, अब हम विलेयता के अंदर दूसरा टॉपिक जो पढ़ने जा रहे हैं वो है राउल्ट का नियम। क्लियर है? और बेसिकली राउल्ट का जो नियम है वो द्रव में द्रव की विलेयता पर आधारित है। क्लियर है? यानी कि राउल्ट का नियम क्या है? द्रव में द्रव की विलेयता पर आधारित है। यानी कि एक ऐसा विलयन जिसमें विलेय भी द्रव होता है और विलायक भी द्रव होता है, ऐसे विलयन पर राउल्ट का नियम लागू होता है। क्लियर है? अब राउल्ट के बेसिकली दो नियम हैं। पहला नियम है वाष्पशील द्रवों के लिए राउल्ट का नियम, दूसरा है अवाष्पशील द्रव युक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम। तो अभी हम राउल्ट का पहला नियम पढ़ने जा रहे हैं जो कि है वाष्पशील द्रव युक्त विलयनों के लिए राउल्ट का नियम। क्लियर है? वाष्पशील द्रव युक्त विलयनों के लिए राउल्ट का नियम। इस नियम को समझने से पहले हम दो चीज समझ लेते हैं। पहला है वाष्पशील द्रव क्या होते हैं? तो वाष्पशील द्रव क्या होते हैं? ऐसे द्रव जिनको गर्म करने पर वो वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं, उन द्रव को वाष्पशील द्रव कहा जाता है। क्लियर है? दूसरा होता है कि वाष्प दाब क्या होता है? तो वाष्प दाब क्या होता है? वाष्प द्वारा आरोपित दाब को ही क्या बोला जाता है? वाष्प दाब। क्लियर है? अब हम इस नियम को एक डायग्राम की सहायता से समझेंगे। तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, एक बीकर लेते हैं और इस बीकर में हम दो द्रव्य घटक वाला एक विलयन लेते हैं। इस बीकर में हम क्या करते हैं, दो द्रव्य घटक वाला विलयन लेते हैं। माना पहला द्रव्य घटक A है और दूसरा द्रव्य घटक B है। और ये कैसे द्रव्य घटक हैं? ये ऐसे द्रव्य घटक हैं जो वाष्प में परिवर्तित हो जाएंगे। क्लियर है? अब हम ऊपर से क्या करते हैं, एक प्लेट रख देते हैं और बर्नर की सहायता से हम इस विलयन को क्या करते हैं, गर्म करते हैं। यहाँ पे एक बर्नर ले लेते हैं और इसकी सहायता से हम क्या करते हैं, इस विलयन को गर्म करते हैं। जैसे हम बर्नर की सहायता से विलयन को गर्म करते हैं और A और B यहाँ पे क्या है, वाष्पशील घटक है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, वाष्प में परिवर्तित हो जाएंगे। A और B वाष्पशील घटक है तो इसीलिए क्या हो जाएंगे, वाष्प में परिवर्तित हो जाएंगे। और वाष्प में परिवर्तित होने के बाद इस प्लेट के ऊपर क्या कर रहे होंगे, एक दाब आरोपित कर रहे होंगे। इसी दाब को क्या बोला जाता है, वाष्प दाब बोला जाता है। क्लियर है? और अगर मुझे पता करना है कि इस विलयन में दो घटक है तो इन दोनों में से किसका वाष्प दाब इस प्लेट पर ज्यादा लग रहा होगा, तो हम कैसे बता सकते हैं कि A और B किसका वाष्प दाब ज्यादा लग रहा होगा? तो विलयन में जिस द्रव्य घटक की मात्रा ज्यादा होगी तो उसी का वाष्प दाब इस पे क्या होगा, ज्यादा आरोपित होगा। क्लियर है? और जिसकी मात्रा ज्यादा होगी तो यानी कि उसका मोल प्रभाज भी क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी कि हम बोल सकते हैं कि किसी द्रव्य विलयन में किसी घटक का जो वाष्प दाब होता है वो इसी के मोल प्रभाज के समानुपाती होगा। यानी कि अगर A का मोल प्रभाज बढ़ेगा तो A का वाष्प दाब भी इस पे बढ़ेगा। अगर B का मोल प्रभाज बढ़ेगा तो B का वाष्प दाब भी इस पे बढ़ेगा। यही तो है वाष्पशील द्रवयुक्त विलयनों के लिए राउल्ट का नियम कि वाष्पशील द्रवों के एक विलयन में प्रत्येक घटक का आंशिक वाष्प दाब उस घटक के विलयन में मोल प्रभाज के समानुपाती हो। क्लियर है? आई थिंक आप ये नियम समझ गए। क्लियर है? अब हम क्या करते हैं, इसकी सहायता से हम क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं जो कि क्या कहलाएगा, राउल्ट का नियम का ग्राफ। तो राउल्ट ने क्या बोला कि किसी विलयन में किसी घटक यानी कि अब A घटक का जो वाष्प दाब होगा वो समानुपाती होगा मोल प्रभाज A के। क्लियर है? अब मैं समानुपाती का चिन्ह हटाऊंगा तो यहाँ पे क्या आएगा, एक इस तरह का आ जाएगा जो कि क्या कहलाएगा, यहाँ पे P0 है और मोल प्रभाज A, इसे हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक जैसे PA का वाष्प दाब A के मोल प्रभाज के समानुपाती है, ठीक वैसे ही PB का जो मोल प्रभाज होगा वो किसके, PB का जो वाष्प दाब होगा वो B के मोल प्रभाज के समानुपाती होगा। और यहाँ पे समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो क्या हो जाएगा,
पी बी बराबर पी नॉट बी और एक्स बी से हम समीकरण नंबर क्या मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं। क्लियर, ये आपको समझ में आ गया, ये आपको समझ में आ गया। और पी टोटल बराबर कितना हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी। पी टोटल का मतलब होता है कि इस प्लेट पर टोटल कितना वाष्प दाब आरोपित हो रहा है। तो टोटल कितना वाष्प दाब हो रहा, ए के द्वारा वाष्प दाब प्लस बी के द्वारा वाष्प दाब, दोनों को प्लस करेंगे तो टोटल वाष्प दाब इस पे कितना आ रहा है वो हमें पता चल जाएगा। तो इसे हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब हमें पता है कि जो मोल प्रवाह होता है उसके कम से कम वैल्यू 0 होती है और ज्यादा से ज्यादा वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो मोल प्रवाह की वैल्यू अगर हम समीकरण 1 और समीकरण 2 में रखेंगे तो हमें ग्राफ मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, x ए बराबर 0, या मैं बोल सकता हूं समीकरण 1 में x ए बराबर 0 रखने पर, x ए बराबर 0 रखने पर, अब देखो इसमें अगर आप x ए को 0 रखोगे तो 0 इंटू पी नॉट बी पी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि यहां से पी ए बी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसका हम एक ग्राफ बनाते हैं। इस तरीके से मैंने इसे एक ग्राफ बनाया। ठीक है, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं, ये किसका है, ये मोल प्रवाह का है, और ये किसका है, ये वाष्प दाब का है। तो x अक्ष को हमने वाष्प दाब के नाम लिया, y अक्ष को हमने किसके लिया, मोल प्रवाह के लिए ले रखा है। तो जब क्या था x ए बराबर 0, तो यहाँ पे क्या था, जब x ए बराबर 0 था तो यहाँ पे a बराबर भी क्या हो गया, 0 हो गया। तो वो पॉइंट कौन सा आ जाएगा, ये आ जाएगा। x ए बराबर 0 तो p a बराबर यहाँ पे क्या हो गया, 0 हो गया। अब हम क्या करेंगे, x ए बराबर 1 रखने पर, x ए बराबर हम क्या रखेंगे 1, कौन सा समीकरण 1 में ही। तो पी ए बराबर कितना हो जाएगा, पी नॉट ए, तो क्या करेंगे 1 हो जाएगा, पी नॉट ए इंटू 1, पी नॉट ए आ जाएगा, तो ये आ जाएगा। तो माना x ए यहीं कहीं, यहाँ कहीं पे क्या है, x ए बराबर क्या है, 1 है, यहीं कहीं पे हमने क्या माना, x ए बराबर क्या है, 1 है। तो जहां पे x ए बराबर 1 है, इसी लाइन पे कहीं पे ऊपर इसका वाष्प दाब क्या होगा, पी नॉट ए होगा। क्लियर है, इसका वाष्प दाब क्या होगा, पी नॉट होगा, विलयन का वाष्प दाब पी नॉट ए होगा। क्लियर है। अब हम ठीक समीकरण 2 से भी करते हैं। समीकरण 2 में एक्स बी बराबर 0 रखने पर, ठीक है। अब देखो पहले हम इस पे वापस आ जाते हैं। जब हमने x ए बराबर 0 रखा, ठीक है, तो पी ए बराबर 0 आ गया। जब x ए बराबर 1 रखा तो पी ए बराबर पी नेट आ गया, यानी कि 2 बिंदु आ गए, तो यानी कि इसका ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, ये किसका ग्राफ होगा, इसका पी ए का। तो मैं यहाँ पे ऐसे भी लिख सकता हूँ, पी ए बराबर पी नॉट ए और एक्स ए। क्लियर है, ये आपको समझ में आ गया। अब हम बनाएंगे दूसरे वाले को। तो समीकरण 2 में एक्स बी बराबर 0 रखने पर, अगर एक्स बी बराबर 0 रखेंगे तो पी बी बराबर कितना आ जाएगा, ये 0 है, 0 इंटू पी नॉट बी कितना आ जाएगा, 0। तो अब देखो इसी में इसका ग्राफ बना लेते हैं, और इस टाइम इसको हम क्या ले लेते हैं, एक्स एक्स इसको ले लेते हैं और वाई एक्स इसको ले लेते हैं, क्योंकि अगर मैं इसी को वापस लूंगा तो यही ग्राफ आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, एक्स बी बराबर 0। तो अगर एक्स बी बराबर 0 है तो पी बी बराबर भी क्या है, 0, यानी कि कौन सा पॉइंट आ गया, ये वाला पॉइंट है। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, एक्स बी बराबर 1 रखने पर, अगर हम एक्स बी बराबर 1 रखेंगे, यहाँ पे एक्स की जगह 1, तो पी बी बराबर कितना देगा, पी नॉट। तो अब यहाँ इसके यहाँ कहीं माना क्या है, एक्स बी बराबर 1 है। तो जहां पे एक्स बी बराबर 1 है, इसी के ऊपर माना इसका वाष्प दाब क्या है, यही कहीं पे क्या है, कितना है, पी बी बराबर क्या है, पी नॉट बी। क्लियर है। अब 2 बिंदु हमें मिल गए, तो इन दोनों को अगर हम खींचेंगे तो हमें किसका ग्राफ मिल जाएगा, हमें ये पी बी का भी ग्राफ मिल जाएगा। ये किसका ग्राफ है, पी बी बराबर
पी नॉट बी और एक्स बी, एक्स यानी कि मोल प्रभाव। अब हमें मिल गया पी ए मिल गया, पी बी मिल गया। अब हम पी टोटल निकाल सकते हैं। अगर हम उनको ऐड करेंगे इस तरीके से तो पी टोटल बराबर कितना हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी। पी टोटल बराबर क्या हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी। अब हम इसमें पी ए और पी बी का मान रखेंगे, पी ए और पी बी का मान पी टोटल में रखेंगे। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं समीकरण 3 में पी ए तथा पी बी का मान रखने पर, अब देखो पी टोटल बराबर कितना हो जाएगा, पी टोटल बराबर पी ए की जगह कितना हो जाएगा, पी नॉट ए और एक्स ए, और पी बी की जगह पे पी नॉट बी और एक्स बी। अब हमें एक फॉर्मूला पता है, एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो एक्स ए बराबर कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स बी हो जाएगा। इसको उधर लेके चलेंगे। अभी एक्स ए की वैल्यू को इसमें रख देंगे, ठीक है। इसे समीकरण नंबर 4 बोल देता हूँ, ठीक है। तो एक्स ए की वैल्यू इसमें रख देता हूँ। तो पी टोटल बराबर पी नॉट ए और एक्स ए की जगह 1 माइनस एक्स बी और प्लस पी नॉट बी और एक्स बी, क्लियर है। अब इसकी मल्टीप्लाई करो, पी टोटल बराबर पी नॉट ए इंटू 1 पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए इंटू बी पी नॉट ए एक्स बी प्लस यहाँ पे पी नॉट बी एक्स बी। अब इन दोनों में एक्स बी कॉमन है तो पी टोटल बराबर कितना हो जाएगा, पी नॉट ए माइनस एक्स बी कॉमन ले लो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी नॉट ए और माइनस पी नॉट बी। तो ये क्या हो जाएगा, पी टोटल हो जाएगा, ठीक है। तो आप राउंड का पहला नियम भी समझ गए, इसका आई थिंक ग्राफ भी समझ गए हमें, और इससे पी टोटल कैसे निकालते हैं वो भी समझ गए, ठीक है।